हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। जब भी दुनिया में किसी कंट्री के पास बहुत ज़्यादा ऑयल होता है तो वहाँ पर सिर्फ पैसा नहीं आता, पावर पॉलिटिक्स भी शुरू हो जाती है। आज हम बात करेंगे वेनेजुएला और अमेरिका के कॉन्फ्लिक्ट की, और ये समझेंगे कि इसका असर पूरी दुनिया, यहाँ तक कि इंडिया के स्टॉक मार्केट और गोल्ड प्राइसेस तक कैसे पहुँचता है। व्हाट इज़ वेनेजुएला? पहला पॉइंट हमारा ये है, बहुत सारे लोगों ने वेनेजुएला का नाम तक नहीं सुना। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि वेनेजुएला क्यों है और ये इम्पोर्टेंट क्यों है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, वेनेजुएला जो है वो साउथ अमेरिका की कंट्री है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो है ऑयल। आपको बताना चाहूँगा कि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे ज़्यादा नोन ऑयल रिजर्व्स हैं। 304 बिलियन के ऑयल रिजर्व्स वेनेजुएला के पास हैं, और ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल डिपेंडेंट कंट्री भी है, और इसकी जो पूरी तरीके से इसके जो फाइनेंसेस हैं वो ऑयल पर डिपेंड है, ऑयल मार्केट्स पर डिपेंड है और ऑयल सेल पर डिपेंड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम क्यों शुरू हुई? प्रॉब्लम शुरू हुई इसलिए हुई क्योंकि इसके पास पावर तो है, ऑयल कंट्रोल करता है वर्ल्ड इकोनॉमी को, तो पावर तो है, बट इसके पास गवर्नेंस नहीं है, पुअर गवर्नेंस है। इन्फ्लेशन बहुत हाई हो चुका है, पावर इंस्टेबिलिटी है, सरकार स्थिर नहीं रहती वहाँ पर किसी समय भी, यानी रिसोर्स पावरफुल है लेकिन सिस्टम वीक है। व्हाई डिड यूएसए टारगेट प्रेशर वेनेजुएला? यूएसए जो है वो वेनेजुएला को टारगेट क्यों कर रहा है या उस पर प्रेशर क्रिएट क्यों कर रहा है? तो इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि अमेरिका चाहता है कि ऑयल के मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ जाए। वो ये देख रहा है कि वेनेजुएला वल्नरेबल कंट्री है और वो उस पर पावर इस्टेब्लिश करके अपने आप को उसका ओनर करना चाहता है, जो वो करने में आधा सक्षम हो भी चुका है। इसके लिए पहले तो उसने रीज़न क्या बताया? वो टारगेट तो काफ़ी समय से कर रहा था, बट उसने जो रीज़न बताए हैं वो ये है कि वेनेजुएला अमेरिका में ड्रग सप्लाई कर रहा था, लेकिन रीज़न तो कुछ और है। रीज़न ये है उसके ऑयल रिजर्व्स। दूसरे जो इम्पॉर्टेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक किया है वो है वेनेजुएला का रशिया और चाइना के करीब जाना। रशिया और चाइना वेनेजुएला को अपना एक स्वीट हनीमून स्पॉट बनाना चाहते थे, ताकि वो अमेरिका को पावर प्रेशर में रख सके, अमेरिका को दबा के रख सके, ताकि जैसे अमेरिका ने ताइवान पर बनाया हुआ है, अमेरिका ने अफगानिस्तान को अपना हब बनाया हुआ था, कि वहाँ से वो जो बहुत दूर दूर की कंट्रियाँ हैं बट पावरफुल है, तो वो उनके आसपास के कंट्रीज़ को कैप्चर करके या उनको हॉस्टाइल बना करके वहाँ पर अपना एयर कैंप्स, बेस कैंप्स लगा देता था, अपनी आर्मी को वहाँ इस्टेब्लिश कर देता था, ताकि वो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर सके, अपनी पावर को इस्टेब्लिश कर सके। यही चीज़ रशिया और चाइना भी करना चाहते थे। चाइना ज़्यादा इन्वॉल्व था वेनेजुएला के साथ, और अमेरिका किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहता कि ऑयल रिच कंट्रीज़ जो हैं वो उनके ओपोनेंट्स जो हैं रशिया और चाइना उनके पास जाएं, जियोपॉलिटिकल राइवल्स उनके जो हैं वो और स्ट्रॉन्ग हो। ये अमेरिका कभी नहीं चाहता था, इसलिए अमेरिका ने उसे कैप्चर कर लिया। अब हम बात करते हैं कि अमेरिका की ये जो वॉर टैक्टिक्स है कि किसी कंट्री में अगर डेमोक्रेसी नहीं है, गवर्नमेंट की इंस्टेबिलिटी है, तो उस पर अटैक करके कैप्चर करने की जो टैक्टिक्स है, इसको बाकी कंट्रीज़ कैसे अपने राइवल कंट्रीज़ के विरोध में, अपोजिशन में उन पर कब्ज़ा करने के लिए यूज़ कर सकती है। तो इसका सबसे पहला जो एग्ज़ाम्पल जो हमें शायद बहुत ही नियर पास्ट में देखने को मिल सकता है वो है चाइना और ताइवान। जैसे कि आपको पता है कि ताइवान जो है वो चाइना का एक बहुत बड़ा राइवल है और बैक्ड बाय यूएस है, क्योंकि ताइवान जो है वो सेमीकंडक्टर, जो कि आज के लिए हर एक इंडस्ट्री में, जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसमें सेमीकंडक्टर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा हब है। जो दुनिया की सबसे बड़ी चिप कंपनी है जिसे हम TSMC के नाम से जानते हैं, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये ताइवान में ही है, और ये दुनिया का सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनी है। तो इस पर चाइना हमेशा से कब्ज़ा पाना चाहता है, लेकिन चाइना, यूएस के बैक की वजह से चाइना इस पर कब्ज़ा नहीं कर पाता है। तो अगर अमेरिका इस टैक्टिक्स से वेनेजुएला को कैप्चर कर सकता है, तो चाइना भी ताइवान पर इसी टैक्टिक्स के थ्रू कब्जा कर सकता है। वो ये कह सकता है कि इससे हमें खतरा है, या कुछ भी अपना रीज़न दे करके इस पर कब्जा कर सकता है। इसके बाद मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर ये टैक्टिक्स फॉलो हो रही है, अगर ये ग्लोब की सुपर पावर्स इसे यूज़ कर सकती हैं,
तो इंडिया पाकिस्तान या बांग्लादेश के खिलाफ ये टैक्टिक्स क्यों नहीं फॉलो कर सकती? भाई आपको तो उन देशों से इतनी प्रॉब्लम थी भी नहीं, आप तो सिर्फ अपने ग्रोथ के लिए, अपने आप को और इस्टेब्लिश करने के लिए उन देशों पर आक्रमण कर रहे हो। लेकिन इंडिया को तो सच में प्रॉब्लम है। इट्स प्रूवन दैट पाकिस्तान कितने ही सारे, चाहे वो 2001 का एयर हाईजैक हो, या फिर वो पार्लियामेंट अटैक हो, या फिर वो 26/11 का मुंबई अटैक हो, तो हर जगह पर पाकिस्तान का रोल इन्वॉल्वमेंट पाया गया है। पुलवामा और जितने भी रिसेंट में हुए हैं उन सब में भी पाया गया है। तो इंडिया ऐसे क्यों नहीं अटैक कर सकता है, या बांग्लादेश पर क्यों नहीं कर सकता जब वो इतनी इंस्टेबिलिटी है वहाँ पर गवर्नेंस की, और वहाँ पर जब हिंदुओं को जलाया जा रहा है? तो इस चीज़ से, इस अटैक से थोड़ी तो जियो पॉलिटिक्स में वो आएगी, चेंजेस आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि जियो पॉलिटिक्स में एक्चुअली चेंज अभी फ़िलहाल में क्या आएगा। वो तो लेटर पास्ट की बात है, अभी फ़िलहाल क्या आएगा। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जियो पॉलिटिक्स और ऑयल पॉलिटिक्स की। ऑयल पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑयल पॉलिटिक्स का एक सिंपल रूल है कि ऑयल इक्वल्स टू एनर्जी और एनर्जी इक्वल्स टू इकोनॉमी। ऑयल से एनर्जी बनेगी और एनर्जी से इकोनॉमी चलती है देशों की, और इकोनॉमी जो है वो पावर है। जिसकी ज़्यादा इकोनॉमी है वो इतना पावरफुल कंट्री है। ये आपको भी पता है, ये आप देख भी सकते हैं, वैल्यूएट भी कर सकते हैं। जब भी सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो ऑयल प्राइसेस जो है वो जंप करते हैं, इन्फ्लेशन जो है वो राइज करती है, और गवर्नमेंट्स पैनिक करने लगती है। जैसा कि आपको भी पता होगा, आप अपनी कंट्री में भी देख सकते हो कि जब भी ऑयल के प्राइसेस हाइक करते हैं तो गवर्नमेंट्स पर प्रेशर बनता है और वो पैनिक करती हैं, और वो उस पर या तो उस पर डिस्काउंट्स अप्लाई करती हैं, या फिर कुछ ऐसे डिसीजन लेती हैं जिससे ऑयल के प्राइसेस कम हो। इसीलिए ऑयल रिच कंपनीज हमेशा ग्लोबल डैशबोर्ड पर इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम उस पर शिफ्ट होते हैं कि इस इंसिडेंट का वर्ल्ड फाइनेंस और स्टॉक मार्केट्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जब जियो पॉलिटिकल टेंशंस बढ़ती हैं तो स्टॉक मार्केट्स बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं। लोगों को लगता है कि यहाँ पर ग्रोथ कम रहेगी, वो स्टॉक मार्केट से पैसे निकालते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट थोड़ा बहुत करेक्ट होता है या फिर डाउनग्रेड होता है, गिरता है नीचे की ओर। स्टॉक मार्केट अपने बियर फेज में जाता है कुछ समय के लिए। अब स्टॉक मार्केट्स वोलेटाइल हो गए, ऑयल एंड एनर्जी स्टॉक्स थोड़े से मूव करते हैं, ऑब्वियसली अपसाइड की ओर मूव करते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर क्या हो सकता है कि हम ये स्ट्रैटेजी देख रहे हैं कि अगर अमेरिका को ये ऑयल, जो भी ऑयल वेल्स हैं, इन ऑयल रिजर्व्स, इनका अगर पावर मिल जाता है, इनका अगर अथॉरिटी मिल जाती है, तो उसके पास नियरली अबाउट $17.3 ट्रिलियन की ऑयल रिजर्व्स आ जाएंगे, जिसको अगर वो हाफ ऑफ द रेट भी बेचे मार्केट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो भी उसके पास 8.3 या 8.5 समथिंग डॉलर्स के ऑयल रिजर्व्स मिल जाएंगे, जो एक ह्यूज अमाउंट का है। ठीक है, तो इसकी वजह से अगर अमेरिका ऐसा करना चाहता है तो ऑयल के प्राइसेस लोअर साइड पर जाएंगे। लेकिन ये अभी हाल फिलहाल की बात नहीं है, हाल फिलहाल में जो सप्लाई है वो रुकेगी वेनेजुएला की तरफ से, इसलिए ऑयल प्राइसेस, ऑयल के स्टॉक्स मूव कर सकते हैं अपसाइड की ओर। इन्वेस्टर्स जो हैं वो थोड़े से कॉशियस हो जाएंगे। इसके अलावा जो बिग फंड्स हैं वो हमेशा उनका एक क्वेश्चन तो ये रहता है कि रिस्क बढ़ रहा है या घट रहा है। इसके अलावा इंडियन स्टॉक मार्केट में हमें क्या देखने को मिल सकता है। पहली बात तो इंडियन स्टॉक मार्केट में हमें कुछ ज़्यादा ही करेक्शन देखने को नहीं मिल सकता, ना ही वो बहुत अप जा सकता है, ना वो बहुत डाउन जा सकता है इस इंसिडेंट से, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट वर्ल्ड इकोनॉमिक्स से, वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स से इफेक्ट तो होता है, बट अब उसने इतना इफेक्ट होना छोड़ दिया है। जैसा कि आप पहले भी देख चुके हैं, ट्रेड वॉर से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी और टैरिफ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, इन सब से अब उसने इफेक्ट होना छोड़ दिया है। इसके अलावा अभी हम देख रहे हैं कि लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन था उसमें जो हमारा स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट रहा है, उसने ऑल टाइम हाई को क्रॉस भी किया है और उसके ऊपर क्लोज भी हुआ है। हाँ, अब हम ये तो कह सकते हैं कि वो जो हम ब्लास्ट देखने की कोशिश कर रहे थे या एक बूम आने वाला था कुछ समय के लिए, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो तो मे बी वो अवॉइड करे, लेकिन वो इतना करेक्ट भी नहीं होगा क्योंकि वो अभी अपने ऑल टाइम हाई पर टच कर रहा है, जैसा कि हमारी अजम्पशंस है। इसके अलावा गोल्ड और सिल्वर जो कि रैली ले रहे थे लेकिन अभी कुछ समय से कंसोलिडेट हो रहे थे, उसमें कल आपको एक बहुत अच्छा बूम देखने को मिल सकता है, स्पेशली गोल्ड, क्योंकि वो काफ़ी समय से करेक्ट हो रहा था और सिल्वर ने एक अच्छी खासी रैली उसके बाद भी दे दी है। फिर भी आप गोल्ड और सिल्वर को अगर आपके पास है तो होल्ड कर सकते हैं, और अगर आप सेल करने की सोच रहे थे तो कुछ दिन के लिए आप उसे और होल्ड कर सकते हैं, अभी आप थोड़ा और प्रॉफिट कमा सकते हैं उसमें।
इसके अलावा जब भी हमने ये देखा है रिसेंट पास्ट में कि जब भी हमारा स्टॉक मार्केट करेक्ट होता है, स्टॉक मार्केट या फिर जियोपॉलिटिक्स में टेंशन आती है, जियोपॉलिटिक्स में कोई वॉर होती है, तो स्टॉक मार्केट से पैसे निकलते हैं, इक्विटी से पैसा निकलता है, और इक्विटी से पैसा निकलता है तो गोल्ड और सिल्वर में जाता है, जो कि अभी तो वैसे भी अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं और एक ट्रेंड बना हुआ है। तो ऑब्वियसली गोल्ड और सिल्वर शूट कर सकते हैं अपसाइड की तरफ, एक अच्छा मंडे मॉर्निंग को एक अच्छा अपसाइड मूव दे सकते हैं, गैप अप के साथ, अच्छे खासे गैप अप के साथ ओपनिंग कर सकते हैं। और एक मैं नोट देना चाहूँगा कि ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है, ये मार्केट बिहेवियर का पैटर्न है। लॉन्ग टर्म में मार्केट फंडामेंटल पर ही चलते हैं। अगर हम कंक्लूजन की बात आएँ इस वीडियो के कंक्लूजन पे, तो हमें एक चीज़ देखने को मिलती है, तो वेनेजुएला और अमेरिका सिर्फ पॉलिटिकल न्यूज़ नहीं है, ये स्टोरी है ऑयल पर, पावर पर, ग्लोबल फाइनेंस पर, आपकी इन्वेस्टमेंट पर और हमारी डेली लाइफ पर, क्योंकि ऑयल के प्राइसेस से हमारी कंट्री जुड़ी हुई है, हम जुड़े हुए हैं और हमारा डेली रूटीन जुड़ा हुआ है। तो अगर ऑयल के प्राइस में कोई भी शूट होता है तो उससे हर एक चीज़ बढ़ती है, क्योंकि आपके घर के पास वाली जो स्टोर है वहाँ पर भी जो सारे सामान आते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन से आते हैं, तो ऑयल के कॉस्ट बढ़ने से उनकी भी कॉस्ट बढ़ती है और उससे MRP पर भी इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा अगर आपको रीसेंट में, हम ये कहीं भी कंडेम नहीं कर सकते कि 2026 या रीसेंट ईयर्स में वर्ल्ड वॉर 3 होने की आशंका बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर 2026 की शुरुआत ऐसी हुई है और मुझे इस वॉर में कोई भी वैलिड रीज़न नहीं दिख रहा, अगर ऐसे रीजंस की वजह से इतनी बड़ी कंट्रीज़ पर, इतनी पावरफुल कंट्रीज़ दूसरी कंट्रीज़ पर ऐसे अटैक करने लगी, तो फिर मैं कह सकता हूँ कि वर्ल्ड वॉर 3 बहुत ही पास है। और अगर वर्ल्ड वॉर 3 जैसी कोई भी सिचुएशन आती है तो फिर तो भगवान ही मालिक है। फिर ऑयल प्राइस क्या, स्टॉक मार्केट क्या, गोल्ड सिल्वर क्या, फिर आप तो अपनी अर्निंग बचा लो, वही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको जियोपॉलिटिकल सिंपल लैंग्वेज में समझनी है तो हमारे चैनल को फॉलो करें, और इससे रिलेटेड हम अपने चैनल पर, जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया है कि हम अपने चैनल पर पर्सनल फाइनेंस हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, और इसके अलावा टेक एंड फाइनेंस और पर्सनल फिजिकल ग्रोथ की वीडियोस भी डालते रहते हैं। तो अगर आपको इनमें से किसी में भी इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।